बेटा डेडिकेटेड हार्ड वर्क के बिना एडवांस क्रैक करना इम्पॉसिबल है, बट मैं इस बात से भी डिसएग्री नहीं करती हूं कि इस समय जब एडवांस की परीक्षा में इतने कम दिन बचे हुए हैं तो आपके द्वारा लिया गया ईच एंड एवरी कदम जो कि स्मार्ट होगा वो आपके सिलेक्शन को ना से हाँ में बदल सकता है या फिर आपकी रैंक को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। अब ये किस तरीके का स्मार्ट वर्क है बेटा? दिस स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग क्वेश्चंस, या मैं कहूं आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग क्वेश्चंस, या फिर मैं कहूंगी आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। आप अपने आप को समझिए, आप एग्जाम के टेम्परामेंट को समझिए, उसके बीच में कनेक्शन बिठाइए और फिर आगे बढ़िए, या वॉट एवर मार्क्स यू हैव अर्नड फ्रॉम टफ चैप्टर। और अगर आप उतने ही मार्क्स को इजी चैप्टर से कमा लें तो बेटा उस कमाए हुए स्कोर में कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका स्कोर किस सवाल से बना है रियली में वो मैटर नहीं करता। तो जब हमें एक एक नंबर इकट्ठा करना होता है ना, बेसिकली आगे अपनी रैंक बनाने के लिए या फिर कट ऑफ क्लियर करने के लिए या फिर हम कहेंगे कि अपने सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए, जब एक एक नंबर की मारा मारी हो ऐसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में जहां 30% पे हमको अच्छी आईटी मिल सकती है, 30 से 35% पे, तो हमको स्मार्ट कदम लेना ही चाहिए। मैं फिर बोलूंगी हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होगा, बट हाँ आपका एक एक कदम जो कि स्मार्ट होगा वो आपके रिजल्ट को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगा। और इसी सीक्वेंस में मैं आज का ये वीडियो बना रही हूं जहां मैं तुम्हें ये बताने वाली हूं कि पिछले 15 सालों में केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं एडवांस के एग्जामिनेशन में। और इस एनालिसिस से ये वीडियो बहुत लंबा नहीं रखने वाली हूं बिकॉज बहुत लंबी वीडियो की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन की और साथ ही साथ एक मोटिवेशन की कि तुम एनर्जाइज हो जाओ और एग्जाम फोड़ने के लिए एक बार फिर से ताकत के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, तो देखो जरा फिजिकल केमिस्ट्री में अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। लगभग देखो 39 सवाल पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 33, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 28, केमिकल काइनेटिक्स में 25, इक्विलिब्रियम में 24, सॉल्यूशंस में 21, सॉलिड स्टेट में 20, मोल कॉन्सेप्ट में 17, गैसियस स्टेट में 15, सरफेस केमिस्ट्री में 13, रिडॉक्स में 3। मतलब पिछले 15 सालों में देखने वाली बात है कि रिडॉक्स में से बहुत सारा क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। अब आप कहोगे मैम हाई वेटेज टॉपिक कौन है, तो आपके सामने है हाई वेटेज टॉपिक्स जो है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि यदि आपको चुनाव करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस में से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो थर्मो में से ज्यादा, इलेक्ट्रो में से ज्यादा, एटॉमिक में से तो आपको डबल फायदा हो जाता है, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में से ज्यादा, इक्विलिब्रियम में से ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऊपर के कुछ टॉपिक्स आप चुन सकते हो, आपके सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट बेटा एक चीज और बताऊंगी, सरफेस केमिस्ट्री जिसमें से सिर्फ 13 सवाल बने हैं पिछले 15 सालों में, एक ऐसा भी टाइम था जब सरफेस में से 2 क्वेश्चंस बन गए थे। काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है, पढ़ने में वक्त नहीं लगने वाला, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ना। लेकिन इसमें से अगर सवाल आ गया तुम्हारा तो तुम्हारा स्कोर निकल करके आ जाएगा। ये चंद नंबर जो तुम सरफेस से कमा जाओगे तुम्हारे लिए इतने इजी होंगे कि तुमने 2 या 3 घंटे में चैप्टर निपटाया और किस्मत अच्छी थी, सवाल इसमें से बन के आ गया, तुम्हें कहीं पे भी कोई मानदा नहीं, मानदा मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो मैं बोलूंगी बेटा सरफेस केमिस्ट्री कर लेना सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर ऐसे किसी चैप्टर के पीछे मत पड़ना जिसमें हमें पता है हम रंग नहीं जमा पा रहे। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इटसेल्फ। तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स आती है, तुमने मेंस तक की तैयारी करी, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रही हूं कि थर्मो या इक्विलिब्रियम में तुमसे सपोज इक्विलिब्रियम तो मेजरली आयनिक इक्विलिब्रियम में कैसा चैप्टर होता है, बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, सवाल नहीं बनते। अब पीछे मत पड़ो, अब अपनी एनर्जी को वहां खर्च करो जहां से नंबर तुम कमा सकते हो, स्कोर तुम बना सकते हो। अब एक ऐसे चैप्टर के पीछे पड़ना जो तुम्हारा सगा ना हो पाया पिछले कई सालों में, वो आज 1 महीने में या 15 दिन में तुम्हारा सगा नहीं होगा, तो मैं कहूंगी छोड़ दो इसको, इस एनर्जी को कहीं और इनपुट में लगा दो। ये होता है स्मार्ट मूव, ठीक है। तो ये आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, चंद ऊपर के। सरफेस केमिस्ट्री में बोलूंगी पढ़ लेना, किस्मत अच्छी हुई तो बहुत ही कम एफर्ट में तुम्हारा स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। हालांकि पी ब्लॉक एलिमेंट अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इवन मेंस के लिए भी एनसीईआरटी में से, तो ही उसको रिवाइज करना, नए सिरे से लेके मत बैठना। फैक्चुअल चैप्टर अगर तुम्हें रिएक्शंस आती हैं, तुम्हें फैक्ट्स पता है, एक्सेप्शंस पता है, इक्वेशंस पता है, तो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत ही जिसे कहते हैं गोल्ड माइन साबित हो सकता है। अगर नहीं पता है तो फिर हम उसको बहुत उसके पीछे नहीं पड़े क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, रटने का बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इजी चैप्टर, एक लॉजिकल चैप्टर जिसमें कुछ नहीं रटना पड़ता, और अगर आपने थोड़ा बहुत टाइम इस चैप्टर को दे दिया तो बड़ा प्यारा चैप्टर है तुम्हारा, इसमें से सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज गुड वन। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं, मेजर जनता को बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर भी मैं कहूंगी बेटा इसमें से सवाल बनते हैं। 37 क्वेश्चन लास्ट 15 साल में इसमें से देखे गए हैं, तो इसको पढ़ लो, ठीक है। इसको पढ़ने में तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर इसके पीछे तभी पढ़ना अगर तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब रटने की क्षमता है तो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग तो यार उसके बिना तो वैसे ही हम कुछ नहीं पढ़ सकते, तो केमिकल बॉन्डिंग कर लो, मेटलर्जी कर लो, ठीक है। तो ये ऊपर के जो टॉप 5 चैप्टर्स हैं हाई वेटेज की कैटेगरी में आएंगे। नीचे के चैप्टर्स तुम्हें अगर अच्छे आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जैसे पीरियोडिक टेबल है, इसमें 3 सवाल इसलिए रखे हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चंस है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चंस है, वो कई बार टीचर इसमें भी रख देता है, इसमें भी रख देता है, तो मेजरली हमने पी ब्लॉक में डाल दिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन हैलोजन में से आ गया तो हमने उसको पी ब्लॉक में डाल दिया, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू पीरियोडिक टेबल हमने उसको पी ब्लॉक में डाल दिया। तो ऐसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको पी ब्लॉक में डाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार पूरी जब तुम पीरियोडिक टेबल तैयार करते हो तो तुम्हारे बहुत ज्यादा सवाल 15 सालों में इसमें से बने हुए हैं। तो हाई वेटेज टॉपिक्स तो ये रहे, इजी टू अर्न मार्क्स जो होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा हो गया, मेटलर्जी भी तुम पढ़ के जा सकते हो क्योंकि कंटेंट ज्यादा नहीं है, चैप्टर छोटा है, एक बार आफत आती है पढ़ने में, बट वो ईट दैट फ्रॉग की अगर तुमने कहावत सुनी हो कि जो चीज मुश्किल लगती है तो उसको पहले
निपटा लो। तो मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है, तुम किसी को भी फॉलो करते हो उससे तुम पढ़ लो, उसके नोट्स पढ़ लो, अपने ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो वहां से पढ़ लो, बट मेटलर्जी भी तुम्हारे को काफी हेल्प करेगा। फिर मैं अगले उस पर चलती हूँ, नेक्स्ट अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इकलौता चैप्टर जिसमें से 65 क्वेश्चंस लास्ट 15 सालों में देखे गए हैं। इसका इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का तो चीज है, सीक्वेंस होता है, आप किसी एक चैप्टर से ऑर्गेनिक में नंबर नहीं कमा सकते क्योंकि इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। फिर भी हमने जब कोशिश की इसको क्लासिफाई करने की तो हमें समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से इतने बने, हाइड्रोकार्बन में से 38 बने, आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म में से ये बने, अल्कोहल फिनोल ईथर्स में 18 बने। बायोमोलिक्यूल्स आप देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो बायोमोलिक्यूल्स फिर मैं कहूंगी आसान चैप्टर है, पढ़ लो उसको, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2-3 घंटे का चैप्टर है। अगर सवाल बायोमोलिक्यूल्स से बन गया तो तुम्हारा हो ही जाना है, और फिर ऑर्गेनिक में इंटीग्रेट भी कर देते हैं ग्लूकोज वगैरह को, तो इसको छोड़ना मत यार, इजी है। तो तुमको ना स्मार्ट मूव लेना पड़ेगा। स्मार्ट मूव इन द सेंस कि तुम वो वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना जो अगर तुम कर पाते हो तो उसका सवाल तुमसे लग रहा है, पीवाईक्यू तो तुम अभी कर ही रहे होगे, तो यदि तुमसे वो क्वेश्चंस लग रहे हैं, जैसे तुमने सपोज करो एक एग्जांपल ही मैं ले रही हूं बायोमोलिक्यूल्स का, तुमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ लिया और जब तुमने पीवाईक्यूज देखे तुमने कहा यार मैं तो कर सकता हूं, तो बस ऐसे चैप्टर का चुनाव करते हुए तुम्हें अपने एक स्ट्रैटेजिकल मूव के साथ में एडवांस क्रैक करना होगा। तुम अगर ऐसे चैप्टर्स के पीछे पड़ गए जो तुमसे बनते नहीं है, ठीक है, किसी से क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं बनता तो किसी से इक्विलिब्रियम नहीं बनता। मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूं जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन इक्विलिब्रियम में तो फाड़ू बच्चे हैं, मतलब कोई भी सवाल दे तो कर लेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस देखते हैं उनको उल्टी आती है, तो मैं कहती हूं छोड़ दो। मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूं बहुत अच्छे बच्चे क्वालिटेटिव एनालिसिस में काफी अच्छा रखने की क्षमता रखते हैं लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो उनको नहीं बन पाता है, तो मैं कहती हूं वो छोड़ दो। तो बेटा टाइम बहुत कम है, इवन फिजिक्स हो मैथ्स हो, ऐसे चैप्टर्स का चुनाव करो जो तुम्हारे फेवरेट है, तुम्हें पसंद हो, और उसकी डेप्थ में जाओ, उसके पीवाईक्यूज लगाओ, और ऐसे भी चैप्टर्स का चुनाव करो जो आसान है और जिनमें से मार्क्स कमाना, स्कोर कमाना ईजियर हो, लेस टाइम इनपुट हो और मोर स्कोर आउटपुट हो, ठीक है। तो ये तुम्हें देखते हुए कि तुम्हारे सामने है, वेटेज वाइज मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, चॉइस सबकी अपनी अपनी हो सकती है, उस हिसाब से इसका मिला जुला बैलेंस बिठा के तुमको रिमेनिंग दिनों में अपनी एडवांस की तैयारी अच्छे से करनी है। होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा है, अगर यूजफुल रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को जरूर से बेटा सब्सक्राइब करना है। एंड मैं बता दूं मेंस में हम लोगों के पास 800% टाइलर्स ऑलरेडी हैं, हम और इससे भी ज्यादा की उम्मीद करते हैं, और अब तो एडवांस के फाइनल रिजल्ट की भी हम बहुत जबरदस्त उम्मीद करते हैं। इन्फिनिटी बैच हमारा ड्रॉपर्स के लिए ऑलरेडी लाइव है जिसमें तुमको वो सब करवाया जाएगा, तुमको वर्कशीट, डीपीपी टेस्ट, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग टीम, है ना, तो वो सब जो एक्सपोजर तुमको मिलने वाला है इस बैच में, तो अगर तो तुम पूरी शिद्दत से इस बैच में टिक करके पढ़ाई करो, पूरी गाइडेंस को ठीक से फॉलो करो, तो मैं तुम्हें ये दावा करती हूँ कि तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें देश के अच्छे कॉलेज से टेक्निकल ग्रेजुएशन करने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एक्सट्रीम हमारा एडवांस को टारगेट कर रहा है 2024 को, इसमें भी तुम्हें बहुत फीचर्स मिल रहे हैं और तुम्हें डेडिकेटेड टीचिंग, वर्कशीट्स, डीपीपीज, उसके अलावा आपको जेपीपी जो है उसका एक्सेस मिल रहा है, जिसकी प्रैक्टिस से तुम्हारा काफी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं करना चाहूंगी जिसके साथ मैं वीडियो को एंड करूंगी कि बेटा अब अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो स्कोर को मत देखना, गलतियों को देखना। स्कोर देखने से हम मोटिवेट होते हैं, गलतियां देखते हैं ना जब हम, तो हमको पता लगता है कि कहां हम गलत हैं और कहां हमको अपने आप को इन गलतियों से बचाना है। हो सके तो एक नोटबुक बना लेना जिसमें ये लिखना कि मैं क्वाइट ऑफन ये मिस्टेक कर रहा हूं। मैं हर क्वेश्चन पे नोट लिखने को नहीं कह रही हूं, बट हर बच्चे में कुछ ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको तभी समझ में आएंगे अगर आप अपनी गलतियों को ठीक से एनालाइज करोगे। तो यदि आपने लिख लिया कि यार मुझसे ये गलती हो जाती है, तो आप अगली बार जब उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे तो वो गलती से आप बच सकते हो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो तुम्हें अपने ध्यान में रखना है और एडवांस जो है उसमें मचा करके आना है। मेरी ब्लेसिंग्स, पूरी टीम की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।